बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में मुसलमानों का भविष्य, ये सवाल उठना लाजमी है जब देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या हाशिए पर हो और उसकी स्थिति दलितों से भी बदतर हो। उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सपोर्ट की जिस समय ज़रूरत हो, ठीक उस समय इन सब चीज़ों के उलट उन्हें देश की मीडिया विलेन बताकर उनके खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा चला रही हो। इस पर मुस्लिम लोगों ने जो अवैध कब्जा किया था वो हटना चाहिए। ये वो जमीन है। पहले यहाँ पे क्या था, मतलब पहले जब देश की सरकार के प्रतिनिधि उनमें अपना दुश्मन तलाश रहे हों और अतीत में हुई घटनाओं के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा हो, जब फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बहुसंख्यक समाज को बताया जा रहा हो कि अतीत में हुई घटनाओं का बदला वो किससे लेंगे, जब देश के बड़े पदों पर बैठे लोग ये कहें कि अपराधी को उनके कपड़ों से पहचानो। ये बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मुसलमानों की छवि एक स्थायी दुश्मन की बना दी गई हो जिससे देश को खतरा हो सकता है। उन्हें सबकी इस तंग गली में लाकर बंद कर दिया गया जिससे अब वापसी लगभग नामुमकिन है। जब भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रायल चल रहा है और सोशल मीडिया में बैठे IT सेल के गुंडे तय कर रहे हैं कि मुसलमानों का इस देश में भविष्य क्या होगा, ठीक उसी टाइम जब हम सोचते हैं कि आंकड़े तो बिल्कुल इसके उलट है जो बताया जा रहा है, मुसलमानों पर लगातार हमले बढ़े हैं और उन हमलों पर समाज का जस्टिफिकेशन, उन्मादी समाज के साथ खड़े लोगों का जस्टिफिकेशन डराने वाला है। आंकड़े बताते हैं इस तरह से उन्मादी भीड़ ने मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में हुई ये घटना जिसमें पहलू खान, जो कि एक डेयरी मालिक है, वो अपनी डेयरी के संचालन के लिए गाय लेके आ रहा था, जिसे बीच में कुछ कथित गोरक्षक दलों ने घेर लिया और उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इसी साल 31 अगस्त 2025 को पश्चिम बंगाल के कुछ मजदूर जो प्रवासी कामगार होते हैं वो काम करने के लिए उड़ीसा पास में लगने वाले राज्य गए, लेकिन वहाँ पर कुछ उन्मादी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। बांग्लादेशी बताकर गाय के चोरी के शक में इतनी पिटाई की कि उनमें से 7 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि जो कि एक उनमें से बचने में कामयाब रहा, उसने इस हॉरर स्टोरी को बताया कि कैसे उनके साथ में इस तरीके से अत्याचार हुआ। वो वाकई बहुत डरावना है। वहीं एक और हत्या हुई कर्नाटक में, जहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है और वो लोग बोलते हैं कि हम बड़े सेक्युलर हैं और हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और हम मतलब अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण देंगे। लेकिन कर्नाटक में मंगलूर में एक कूड़ा बीनने वाला शख्स जो कूड़ा बीन रहा था, उस पर कुछ लोग शक करते हैं कि इसने बोतल उठाई है और एक मॉब आता है, एक भीड़ आती है और उसकी हत्या कर देती है उसका नाम पूछने के बाद। असल में उस शख्स का नाम अशरफ था और इसी कारण उसको मार दिया गया। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के क्राइम की लिस्ट लंबी है जिसमें कानून भी भीड़ है, न्यायालय भी भीड़ है और न्याय भी भीड़ ही तय करती है। इसके बाद इन हत्याओं का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हम बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जिनसे मुसलमानों में भय का और डर का माहौल जो पैदा किया गया है देश के अंदर, जो उन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचे हैं, जो जगह से दूसरी जगह पे धार्मिक पहचान के साथ सफ़र करने से डरने लगे हैं, जो उन्हें टारगेटेड निशाना बनाया गया है। मुसलमानों को आजकल एक नया फैशन है कि गाय से जुड़े और गाय से और आतंकवाद के केस में किसी भी मुस्लिम युवा को पुलिस उठाती है, ATS उठाती है और जेल भेज देती है। उसके बाद 10-15 साल ट्रायल चलने के बाद पता चलता है कि ये तो निर्दोष है, इसके पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसका क्या, जिसके 10-15 साल ज़िंदगी के अहम 10-15 साल जेल के अंदर बीत गए, जिसके परिवार ने आतंकवाद का दंश झेला, जिसके परिवार ने एक समाज को देखा जो उनके खिलाफ उबल रहा था, उन्होंने गालियाँ सही, उन्होंने अपमान सहा, देश आतंकवाद का धब्बा सहा, राष्ट्रद्रोह का धब्बा सहा, उनका क्या उनका जो समाज में स्टेटस था, इस सज़ा को जाने के बाद ये चीज़ वापस हो सकती है। और एक बड़ा फैशनेबल मामला चला हुआ है आजकल कि मीडिया जैसे ही कोई पकड़ा जाता है तो मीडिया बोलती है कि ये लोग आतंकवादी हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पे ये क्राइम करने वाले थे जिनको धर दबोचा है और ये आतंकवादी है, जबकि मीडिया ट्रायल से पहले ही उन लोगों को घोषित कर दिया जाता है कि आतंकवादी हैं। लेकिन जब वो छूटते हैं तो मीडिया कोई न्यूज़ नहीं चलाती, तो इससे उसका अंदर जो समाज में जो एक उनके खिलाफ माहौल बना है उसे काउंटर करने में बहुत दिक्कत आती है। वो जॉब नहीं कर सकते, वो समाज में अच्छे से रह नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, भय के माहौल में रहते हैं, तो उनका क्या, उनकी स्थिति का क्या। लेकिन जब मुसलमान भीड़ हिंसा का शिकार होते हैं तो आरोपियों को जमानत मिल जाती है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है और उन्हें हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये कोई मैं अफसाना नहीं सुना रहा हूँ, ये सच में हुआ है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, जिन लोगों ने रेप किया, जब हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी तो उनका भव्य स्वागत हुआ। जब पहलू खान के हत्यारे जेल से बाहर आए तो उनका भव्य स्वागत किया। जब कठुआ में
आसिफा नाम की लड़की के साथ रेप हुआ तो उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो मुसलमानों से ये नफरत समाज को किस तरफ ले जा रही है, और इस तरीके के सेलिब्रेशन से क्या होता है, समाज में नफरत बढ़ती है। नफरत के साथ साथ इस तरह की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक बढ़ावा मिलता है, ये घटनाएं बढ़ती हैं, उन्हें प्राउड फील होता है। वो समझते हैं ये जो तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन हुआ है ये कोई तुम योद्धा हो और तुम्हें प्राइज़ दिया जा रहा है, तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो वो एक पुनरावृत्ति होती है घटना की, जिससे समाज में मुसलमानों के खिलाफ द्वेष बढ़ता जाता है और मुसलमान इस दबाव को बर्दाश्त करता है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 14.7% है, लेकिन जेलों में बंद कैदियों की जो संख्या है वो चौंकाने वाली है, वो 17 से 19% है। अच्छा, एक बात और नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मुसलमानों के घर, मस्जिदें ये बुलडोज किए जाते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीगल प्रोसेस के। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री शांत रहते हैं, तो फिर कहाँ जाता है सबका साथ सबका विकास। ऐसे कई मामले हैं जिनमें कई घरों को बुलडोज कर दिया गया बिना नोटिस दिए, बिना किसी लीगल प्रोसेस के, बिना किसी अदालती प्रक्रिया के, बिना किसी उचित कारण के, क्योंकि वो जो संपत्तियाँ थी वो जुड़ी हुई थी मुस्लिमों से, और मुसलमानों का जो राजनीतिक हाल है, जो उनकी सरकार में भागीदारी है, वो तो नगण्य है। तो कोई आवाज़ तो उठेगी नहीं, तो प्रशासन बेखौफ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करता है। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मध्य प्रदेश के खारगोन में रामनवमी के जुलूस में एक झगड़ा भड़का। बाद में प्रशासन ने मुसलमानों की दुकानों को और घरों को चिन्हित कर करके बिना अदालती प्रक्रिया के, बिना किसी नोटिस के बुलडोज कर दिया। ठीक इसी प्रकार का कृत्य जहांगीरपुर दिल्ली में दोहराया गया, जहाँ मुसलमानों के घरों को बिना किसी लीगल नोटिस के बुलडोज कर दिया गया। 2024 की सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में इस तरह की 19 घटनाएं हुई, जिनमें से सबसे ज़्यादा 5 उत्तर प्रदेश में, 4 महाराष्ट्र में और अलग अलग क्षेत्रों में हुई। तो इन घटनाओं में लगभग 500 संपत्तियों को निशाना बनाया गया, जिनमें बुलडोज किया गया। तो इनमें जो अधिकतर संपत्ति है, जो ज़्यादा संपत्ति है, जिसका 98% भाग जो है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, और मुसलमानों के घरों को और संपत्तियों को बुलडोज किया गया बिना किसी लीगल प्रोसेस के। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन का डेटा बताता है जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश में 256 घरों को बुलडोज कर दिया गया, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है, तकिया मस्जिद, बिना किसी लीगल प्रोसेस और लीगल नोटिस के। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती, इसके अलावा अन्य घटनाओं में भी पूरे देश में लगभग 5000 से ज़्यादा इमारतें निशाना बनी, जिनमें अधिकतर मुसलमानों से जुड़ी हुई थी। जमीयत उलमा हिंद की रिपोर्ट हमें बताती है कि आसाम में 8115 परिवार इस प्रकार की कार्रवाई से प्रभावित हुए, जो कि अधिकतर मुसलमान हैं। इसके अलावा एक नई और ट्रेजेडी है, आपने अभी सुना होगा, हाल ही में बाबा रामदेव ने जो हमदर्द कंपनी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देती है और इंडिया में इस्टेब्लिश है, वो एक शरबत बनाती है, रूह अफ़ज़ा। वो शरबत का टेस्ट यूनिक है, वो मतलब अपने क्षेत्र में एक अपना अलग प्रोडक्ट है। तो बाबा रामदेव ने अपने शरबत का प्रचार किया। अपने शरबत का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसने जब प्रचार किया तो उन्होंने टारगेट किया एक दूसरे शरबत को, रूह अफ़ज़ा को, और कहा कि ये शरबत जिहाद है। तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बताओ, इस तरीके की बिना सिर पैर की बात का क्या औचित्य है? अच्छा, इससे होगा क्या? इस तरीके के जो आरोप हैं, इनसे होता क्या है? आखिर इनसे होता क्या है, ये समझो आप। इनसे होता है, जब हम कहते हैं कि ये शरबत जिहाद है, ये लैंड जिहाद है, ये लव जिहाद है, तो आप इसमें एक वर्ड देखिए कि लव जो है वो इंग्लिश वर्ड है और जिहाद जो है वो अरबी वर्ड है। इसी तरीके से लैंड जो है इंग्लिश वर्ड है, जिहाद जो है अरबी वर्ड है, और जो ये थूक है वो हिंदी वर्ड है, और जिहाद जो है अरबी वर्ड है। इन वर्डों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लिटरेचर में जिहाद वर्ड तो है, लेकिन लैंड जो जोड़ा गया वो तो इंग्लिश वर्ड है, जो और जिसको सम्मिलित किया गया है अभी कुछ प्रोपेगेंडा भाषणों में। तो लैंड जिहाद का और लव जिहाद का कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों को बदनाम करो, उनकी थूक जिहाद बताओ, तो उनके होटलों में जो खाने वाले लोग हैं वो कम होंगे, जिनसे उनका आर्थिक नुकसान होगा। लैंड जिहाद बोलो तो उनकी जो बिल्डिंग हैं, जो उनकी इमारतें हैं, उन्हें तोड़ना आसान होगा। जब आप विरोध करोगे तो बोल दो कि इन लोगों ने लैंड कब्जाया हुआ है, लैंड जिहाद है, तो एक मतलब जस्टिफिकेशन मिलेगी पब्लिक से कि हाँ, जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, मतलब एक विरोध की भावना नहीं बनेगी। यानी आप एक थ्योरी समझते हो कि जब किसी इंसान को मारा जाए या किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए तो पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, ठीक है ना। तो ये मुसलमानों का कैरेक्टर असैसिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी करोगे उनके साथ में वो जस्टिफाई होगा, लोग बोलेंगे हाँ, मुसलमान इस चीज़ के लिए दोषी हैं, इन्हें सजा दी जाए। तो ये थूक जिहाद ये असल में प्रोपेगेंडा वर्ड है,
जिन शाहरुख ने उनके शव के पास थूका। इस वीडियो को वायरल कर लोगों ने खूब नाराजगी भी जताई, लेकिन बाद में बताया गया कि शाहरुख ने लता दी के अंत्येष्टि के दौरान दुआ पढ़ी थी, जिसके बाद उन्होंने फूंक मारी थी, ना कि थूका था। संस्थाओं ने जिन लोगों ने इन वर्डों को प्रचारित किया है, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ एक है। उनका मकसद है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर हमला जायज़ ठहरा जाए। उनका मकसद है जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो मुसलमानों की दुकान से या मुसलमानों के होटलों से खाना खाते हैं वो वहाँ ना जाएं और उससे मुसलमानों का आर्थिक नुकसान हो, आर्थिक बहिष्कार हो। और जो तीसरा चीज़ है जो ये अभी मैंने आपको बताया लव जिहाद के बारे में 2014 में कहा था कि लव जिहाद नाम की कोई भी साजिश भारत में मौजूद नहीं है। वहीं फिर NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2020 में बताया अपनी रिपोर्ट में कि मतलब ये जो वर्ड है ये गढ़ा गया है और इस तरीके की कोई भी साजिश भारत में मौजूद नहीं है। ये वर्ड गढ़ा क्यों गया है और किसने गढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सीधा ऑब्जेक्टिव है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार हो, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार हो, मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी का है वो नुकसान हो, जिससे मुसलमान अंडर प्रेशर आए और मुसलमानों का आर्थिक नुकसान हो। बस यही इसका मेन रीज़न है। आगे आपको बताता चलूँ, उत्तर प्रदेश में तो लव जिहाद पर कानून भी बना दिया गया। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि जो लव जिहाद का कानून बनाया गया है उसमें लिखा गया है कि अगर इसके अंदर एंगल मिलता है, बहलाया फुसलाया गया है या उसे ब्रेन वॉश किया गया है तो आपके ऊपर लव जिहाद की कार्रवाई होगी। अब ये कौन तय करेगा कि बहलाया फुसलाया गया है या नहीं गया है? ये करेगी शासन की पुलिस, ठीक है। उसके बाद इसमें 2020 में जो कानून था उसमें 20 साल की सज़ा थी, लेकिन अभी जब इसे 2024 में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया तो क्या हुआ, इसे बढ़ा के आजीवन कारावास कर दिया। लेकिन अब दूसरी तरफ सवाल खड़ा होता है कि चलो मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की को बहलाता फुसलाता है या उसे अप्रोच करता है या मान लेते हैं कि उसे पैसों का लालच देता है तो उसके ऊपर लव जिहाद लगेगा। लेकिन वही काम अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ में करता है तो उसके लिए क्या कानून है? तो क्या वो घरवास मानी जाएगी? जो कि मानी जा रही है। मुस्लिम कोई भी हो उसके ऊपर आप लव जिहाद लगा दोगे, जो आपके दूसरे धर्म का है उसके ऊपर आप उसे संरक्षण दोगे। आप बोलोगे कि 1000 बहुएं लानी है, हमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है। इस तरीके की वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, पहले NRC आई जिसका विरोध हुआ, फिर CAA आया और उसमें मज़ेदार बात क्या है कि जितने भी और धर्म हैं, ईसाई हो गया, हिंदूज़म हो गया, जैनिज़्म हो गया, सिख, इन सब लोगों को इन लोगों को शरणार्थी माना गया। अगर ये लोग आते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से तो इन्हें शरणार्थी माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम आते हैं, चाहे वो पीड़ित भी क्यों ना हो, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा, उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं आप उन सबको घुसपैठिया क्यों नहीं मान सकते? तो ये मंशा बताती है ना कि मतलब ये चाहते क्या हैं, इनका मकसद क्या है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के प्रति हेट स्पीच में 1 साल के अंदर 74% की वृद्धि हुई है। कुल हेट स्पीच 1156 रिकॉर्ड हुई, जिनमें से 98% लगभग मुसलमानों के प्रति दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ दी गई है। तो ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर माहौल देश में क्या बनाया जा रहा है या इससे क्या राजनीतिक ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे। अच्छा, अब आइए आप मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के ऊपर कि उनकी नौकरियों में भागीदारी कितनी है, जिसे डिमोलिश करने की ये इतनी कोशिश कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है 2006 की। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की स्थिति सोचनीय है। केरल में 25% मुसलमान आबादी है और जो उनकी नौकरी में भागीदारी है वो केवल 10% है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12% है और नौकरी में भागीदारी 8%। गुजरात में आबादी जो है वो 10% है और नौकरी में भागीदारी 5.4%। तमिलनाडु में 5.6% आबादी है और 3.21% जो है वो आपकी नौकरी में भागीदारी है। वहीं जो उच्च कोटि की नौकरियाँ हैं जैसे IAS, IPS और जो मतलब सम्मानित नौकरियां हैं, IAS में 2.2% है, IPS में 3.39% है और IFS में 1.6% है। जबकि सरकारी डॉक्टरों में मुसलमानों की संख्या जो है 6%। सिर्फ एक स्टेट है ऐसा जिसके अंदर 30% की मुसलमानों की आबादी है, आसाम, और वहाँ पे जो नौकरियों का स्तर है मुसलमानों का वो 11.2% है। यानी जो नेशनल वाइज मतलब सबसे अधिक जो संख्या है कहीं तो वो आसाम के अंदर है 11.2%, जबकि आबादी वहाँ आज के टाइम में 34% है। तो ये मुसलमानों की नौकरियों में स्थिति है। AISHE की जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मुसलमानों की जो शिक्षा है, आप शिक्षा पे भी एक नज़र डाल लेते हैं तो जो AISHE के आंकड़े हैं उनके अनुसार मुसलमानों की जो उस शिक्षा में हिस्सेदारी है वो 4.87% है, जो कि SC के 15% और ST के 12% से भी निम्न है, कम है, दूर तक भी नहीं है उनसे। ये मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति है। अच्छा, ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जब मुसलमानों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है तो मज़ेदार बात क्या है, मुसलमानों की जो शैक्षिक या अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप थी उनके फंडों में कटौती की गई है। यानी मुसलमानों को आप शैक्षिक मौके तो क्या देते, आप क्या उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, दूसरी तरफ
उनकी जो स्कॉलरशिप चली आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत छोटा सा अमाउंट था, उसे कट कर दिया जाता है, जिससे मुसलमानों को पढ़ने में तकलीफ पैदा हो। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, जिनमें मुसलमानों के साथ साथ 6 और अल्पसंख्यक समुदाय हैं। जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो सरकार इसमें मतलब मदद मुहैया कराती थी, स्कॉलरशिप देती थी। तो 2022 में जो आज की मौजूदा सरकार है, इसने इसे बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप प्रोग्राम के बाद एक और प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप दी जाती थी। जो अल्पसंख्यक बच्चे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई करते थे, उन्हें मतलब स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिसे सरकार ने बिना किसी कारण के बंद कर दिया। फिर मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप थी, जिसका बजट था 365 करोड़, उसे घटाकर कर दिया गया 44 करोड़। तो आप देख लीजिए इनकी मंशा क्या है। क्या ये मुसलमानों के हाथ में कुरान और लैपटॉप देखना चाहते हैं या कुछ और, या मुसलमानों को हाशिए पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ये पहले से मौजूद हैं वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब जब मुसलमानों पे एक मतलब ध्यान देने की ज़रूरत थी, मुसलमानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, तो ये लोग उनकी शैक्षिक स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। अच्छा आगे चलो, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम को बजट ही नहीं दिया गया, उसका जितना बजट था वो खत्म, बोल दिया बजट नहीं है आपके लिए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, उनका बजट था 90 करोड़ रुपये। वो एक गरीब बच्चों के मतलब जो गरीब अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको पढ़ने में वो संस्था मदद करती थी। उसका बजट अभी पता कितना छोड़ा है, 1 लाख रुपये। कहाँ 90 करोड़, कहाँ 1 लाख, ये चाहते हैं लोग। अच्छा, और इस तरह की अनेकों कटौती की गई है। तो अब सवाल ये है कि मुसलमानों के प्रति मंशा क्या है और मुसलमानों का भविष्य क्या है। आखिर में मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म करूँगा कि मुसलमानों के जो विद्वान, जो आज बुद्धिजीवी हैं, जो या जो लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, वो पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट स्तर तक हो सकते हैं। वो सोचने वाली बात है कि वो कौम को ले जाना कहाँ चाहते हैं। जो स्थिति है वो आपके सामने है। तो जो मदद हो नहीं रही उसके आधार पे तो आप चल नहीं सकते, तो आपको अपने पैर बनाने पड़ेंगे। आखिर में कुरान की एक आयत है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद न बदले। सूरह ar-Ra'd है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमानों में बुराइयां हैं, जो उनके बच्चे शराब पी रहे हैं, जो उनका शिक्षा का स्तर घट रहा है, जो वो आधुनिक शिक्षा से दूरी बना रहे हैं, जो उनके पास संसाधन नहीं है, तो उसे मुहैया कौन कराएगा। तो जिम्मेदारी बनती है बड़े को, उन बड़े लोगों की जो अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं। कोशिश करें बदलने की, बदला जा सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।